बाप साख उम्र का इलाज जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इसने होश संभालना शुरू किया। जब इसने पहली बार अपने घर वालों के बारे में पूछा तो नर्स ने कहा, आप अब महफूज हैं, मगर दुनिया को लगता है कि आप मर चुके हैं। जब इससे ये मालूम हुआ कि वो पिछले 6 माह से काम में था तो इस पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। वो गहरी खामोशी में डूबा रह गया। वो 6 माह से कोमा में था। इसके घर वाले बल्कि पूरी दुनिया इसे मुर्दा समझ रही थी। 6 माह तक दुनिया इसे मुर्दा समझती रही, जबकि वो जिंदा था। बस बोल नहीं सकता था, हल नहीं सकता था, लेकिन सांसें चल रही थीं, धड़कन बाकी थी। 6 माह, इसने हैरत से दोहराया। इसे लगा जैसे वो वक्त की गहराई में दफन हो चुका हो और अब दोबारा जिंदा लूटा हो। नर्स ने इसे सब बता दिया था जो जो उसके साथ हुआ था, इसको गोली लगने से लेकर यहाँ होश में आने तक। आप खुशकिस्मत हैं कि आप जिंदा हैं, लेकिन ये सब राज में रखा गया है। सिर्फ आपके अंकल अब्बास और वालिद साहिब को इल्म है। उन्होंने ही ये प्लान बनाया था ताकि आप महफूज रहें। उमर ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बार में वो आईने में खुद को पहचान ना सका। चेहरा जर्द था, आंखों के नीचे सियाह हल्के थे, जिस्म कमजोर हो गया था, मगर याददाश्त बिल्कुल ठीक थी। गोली लगने के वक्त जो ख्याल आया था वो अलीज़े का था। वही याद इससे अब दोबारा आ रही थी। अलीज़े से जुदाई उम्र के लिए एक बड़ी सज़ा थी। वो सोचता, क्या अलीज़े ने इसे भला दिया होगा? क्या अब तक वो जुनैद से शादी कर चुकी होगी? जब उमर को पता चला कि वो 6 माह से कोमा में था और सब इसे मुर्दा समझते थे, अलीज़े भी, तो जैसे इसके अंदर सब कुछ टूट गया। इसे अब समझ आया था कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा था। अब वो ये सब कैसे से पाएगा? अलीज़े को किसी और के साथ देखकर कैसे जिएगा? इससे बेहतर तो शायद मौत थी। शायद सच कहते हैं, बहुत से गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही भुगतनी पड़ती है। वो मौत के शिकंजे से तो निकल आया था, मगर असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था। जब वो होश में आता तो निगाहों के आगे धुंध सी छाई होती, हाथ पांव बेहिस, जिस्म पत्थर सा भारी महसूस होता। फिर एक ऐसा अजियतनाक सफ़र शुरू होता जो गोलियों की तकलीफ से कहीं बढ़कर था। 6 महीने बिस्तर पर गुजारने से जिस्म की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। टंगों में हरकत बाकी ना रही थी। निचला धड़ मुकम्मल मफलूज हो चुका था। सांस लेना भी जैसे एक बोझ उठाने के बराबर था। जख्मों की जलन, चुभन और कभी अचानक उठने वाले दर्द की तेज लहर इसे झंझोड़ कर रख देती। गर्दन अकड़ी हुई, पट्टे तनाव का शिकार और सारा जिस्म जैसे मुसलसल आग में जल रहा हो। आवाज़ दब गई थी। चंद अल्फाज बोलना भी किसी मशक्कत से कम न था। उठना बैठना तो दूर की बात, आंखें खिली रखना भी जिस्म के लिए एक जंग बन गया था। ये एक ऐसी जिस्मानी कैद थी जिसमें वो हर लम्हा अपनी हिम्मत आजमा रहा था। ये जिस्मानी और ज़हनी अजियत इसके लिए मौत से भी ज्यादा हौलनाक थी। और जब पहली बार इसे व्हील चेयर पर बिठाया गया तो आईने में खुद को देखकर वो बेइख्तियार रो पड़ा। हर रात सोने से पहले सिर्फ एक ही नाम उसके ज़हन में आता, अलीज़े। वो सोचता, क्या वो भी रोई होगी? क्या वो भी इसे याद करती होगी? क्या इसकी मेरे लिए नफरत में कमी आई होगी? क्या वो अब जुनैद के साथ है? उमर ने एक दिन नर्स से आहिस्ता से पूछा, मेरी फैमिली कैसी है? इसका दिल चाहा कि पूछे, अलीज़े कैसी है, मगर वो खामोश रहा। अंकल अयाज और अब्बास को इत्तला दे दी गई थी कि उमर होश में आ चुका है, लेकिन वो 1 हफ्ते से पहले इससे मिलने नहीं आ सकते थे। अब्बास किसी पुलिस केस में बुरी तरह फंसा हुआ था और अंकल अयाज कराची में एक अहम मीटिंग का हिस्सा थे। फोन पर भी वो उमर से बात नहीं कर सके क्योंकि उमर फ़िलहाल हाल ज्यादा बोल नहीं पाता था। गर्दन में लगी गोली ने इसके बोलने की ताकत छीन ली थी। आवाज कमजोर और हर लफ्ज जैसे गिले में अटक जाता था। फिर एक दिन अब्बास आया। वो उमर को होश में देखकर खुशी से बेहाल हो गया। इसने फौरन आगे बढ़कर उमर को गिले लगा लिया, जैसे बरसों बाद कोई अपना फिर से मिल गया हो। आंखों में नमी जरूर थी, मगर वो रोया नहीं। वो सिर्फ मुस्कुराया, मजबूती से उमर को थामे रखा। उमर बेहद कमजोर लग रहा था, चेहरा जर्द, आंखें धंसी हुई, जिस्म निढाल, मगर अब्बास ने अपनी फिक्र और जज्बात इस पर जाहिर ना होने दिए। वो बस खुश था कि इसका दोस्त, इसका भाई वापस आ चुका था। अब्बास ने बताया कि कैसे इसके सारे मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं और आर्मी और हुकूमत ने भरपूर ताउन किया।
अब उमर को किसी किस्म का खतरा नहीं रहा। अब्बास ने आहिस्ता आवाज में बताया, कुछ बातें तुम्हें अब जान लेनी चाहिए उमर। वो हमला जो तुम पर करवाया गया था, इसके पीछे सिर्फ कर्नल हमीद नहीं था। वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असल साजिश बहुत गहरी थी। जस्टिस नियाज भी इस मंसूबे में बराबर के शरीक थे। तुम्हारे जिंदा बच जाने की खबर हमने इसीलिए खुफिया रखी क्योंकि तुम कोमा में थे और तुम्हारे दुश्मनों के हाथ बहुत लंबे थे। अगर उन तक तुम्हारी खबर पहुंच जाती तो वो तुम्हें हर कीमत पर ख़त्म करवा देते। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी इस वक्त हमारे पास नहीं था। उनका कावर बहुत मजबूत और असरो रसूख वसी था। मगर खुशकिस्मती से हमारी इंटेलिजेंस टीम ने बहुत चालाकी से काम किया। जैसे ही हमने तुम्हें एक महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, वैसे ही तहकीकात का दायरा तंग कर दिया गया। छुपे हुए शवाहिद, माली लेन देन की तफसीलात, कॉल रिकॉर्ड्स और बैन अल-अक़वामी रवाबित को ट्रेस करके आखिरकार कर्नल हमीद और जस्टिस नियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर जैसा कि हम जानते थे, उनके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक थे। वो जमानत पर रहा होकर मुल्क से फरार हो गए। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सारी दौलत झोंक दी। लेकिन उमर, अब तुम बिल्कुल महफूज हो। हमने हर कानूनी और खुफिया रास्ते से उन्हें काउंटर किया। तुम्हारे दुश्मनों को एक एक रास्ता बंद करके भागने पर मजबूर किया। जैसे ही तुम पूरी तरह सेहतयाब हो जाओगे, मैं खुद सबके सामने ऐलान करूंगा कि उमर जिंदा है। अब्बास ने नर्म लहजे में कहा। आर्मी और हुकूमत ने इस पूरे मामले में मुकम्मल ताउन किया। तुम्हें अब किसी किस्म का खतरा नहीं। इसलिए जैसे ही तुम्हें होश आया, मैंने ग्रैनी और तुम्हारी मम्मी को भी ये खुशखबरी दे दी कि उमर जिंदा है। वो बहुत खुश हैं, खास तौर पर तुम्हारी मम्मी। वो तुमसे मिलने को बेताब हैं, मगर मैंने उन्हें कहा बस थोड़ा और सब्र करें, उमर अभी मुकम्मल ठीक हो जाए फिर। उमर खामोश रहा। उमर को इस सब में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। कौन शरीयत के जुर्म था, किसने क्या किया, किसने साथ दिया, किसने धोखा दिया, ये सब जैसे एक धुंध में गुम हो चुका था। जो हो गया सो हो गया। वो उन जख्मों को बार बार खोल कर देखने का मुतहम्मिल नहीं था। वो अलीज़े के बारे में जानना चाहता था, लेकिन जुबान से सवाल ना निकल पाया। दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे सच जाने से डर रहा हो। फिर बिलाखिर इसने हिम्मत करके सिर्फ जुनैद का नाम लिया। और जुनैद की शादी हो चुकी है, अब्बास ने कहा। उम्र के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। मगर अलीज़े से नहीं, जूडिथ से। अलीज़े ने शादी से इनकार कर दिया था। अब्बास ने एक और ऐलान किया। ये सुनकर उम्र जैसे साकित हो गया। इसका चेहरा और भी जर्द पड़ गया। आंखों में हैरत और दिल में एक अनजानी सी उम्मीद जाग उठी। बस आहिस्ता से बोला, अलीज़े ने। अब्बास ने हाँ में सर हिलाया और आहिस्ता से मुस्करा कर कहा, हाँ, इसने तुम्हें आज तक नहीं भुलाया उम्र। शी नेवर मूव्ड ऑन फ्रॉम यू। उम्र कुछ भी बोलने के काबिल ना रहा था। अब्बास ने जेब से एक मोबाइल निकाला। ये उमर का फ़ोन था, जो अभी भी अब्बास के पास महफूज था। इसमें उमर के ऑफिशियल नंबर, काम के ज़रूरी मैसेजेस और वो सिम थी जो वो सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करता था। चूंकि ये फ़ोन इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था, इसलिए अभी तक अब्बास के पास ही था। उमर का दूसरा मोबाइल, जिससे वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करता था, अब्बास ने अलीज़े को दे दिया था, उमर की एक निशानी के तौर पर। अलीज़े ने वो मोबाइल आज तक संभाल कर रखा हुआ था। जब भी इसका दिल उमर से बात करने को चाहता था, वो उमर को इसी के इस यादगार मोबाइल से इस मोबाइल पर मैसेज कर देती थी। इसे मालूम नहीं था कि एक दिन वो पैगामात वाकई उमर तक पहुंच जाएंगे। अब्बास ने कहा, तुम्हारा दूसरा मोबाइल मैंने अलीज़े को दे दिया था, तुम्हारी निशानी के तौर पर। मुझे लगा शायद वो तुम्हारी पुरानी चैट्स देखेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स के मैसेजेस वगैरह पढ़कर तुम्हें भूल जाएगी। वो हल्का सा हंसा, लेकिन मैं गलत था। उमर ने मासूमियत से मुस्करा कर कहा, ये सब कुछ तो मैं कब का छोड़ चुका था। अलीज़े से मोहब्बत के बाद मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखी, ना ही किसी और औरत की तरफ इस नज़र से देखा। ये सुनते ही अब्बास भी हंस दिया। यानी बचत हो गई तुम्हारी। फ़ोन में वाकई ऐसा वैसा कुछ नहीं था। आर यू श्योर? उमर हंसा और कहा, अरे यार, कहा ना, वाकई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। माहौल हल्का फुल्का हो गया था। फिर अब्बास की आवाज़ में संजीदगी आ गई। वो आज भी तुम्हें याद करती है उमर।
ये जाने बगैर कि तुम जिंदा हो कि तुम वापस आओगे। पिछले 6 माह से वो रोजाना तुम्हें एक पैगाम भेजती है। जब भी दिल भर आता है, जब भी तुमसे बात करने को जी चाहता है। वो जिंदा है मगर तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं। उम्र की आंखें भीग गईं। क्या वो आज भी मुझे याद करती है? क्या वो तब भी मुझसे मिलना चाहेगी जब इसे पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं? फिर वो अब भी मुझसे नाराज होगी। इसे बेइख्तियार इनकी आखिरी मुलाकात याद आती। उमर सोचों में गुम था जब अब्बास ने खामोशी से मोबाइल इसके करीब रख दिया। तुम अब भी नहीं समझोगे, अब्बास ने कहा। उमर ने बेचैनी से इसे देखा। इसने खुद शादी नहीं की, उम्र इसने इनकार कर दिया था। जुनैद और जूडिथ की शादी हो चुकी है और वो दोनों खुश हैं। और ये अलीज़े की ख्वाहिश पर ही हुआ था। यकीन जानो, इसमें तुमसे ज्यादा हिम्मत है, इसीलिए इसने अपनी ज़ात और अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लिया। इसे अभी भी ये नहीं पता कि तुम जिंदा हो। वो बहुत रोई बखर गई लेकिन फिर भी संभल गई। इसने कितनी रातें जाग कर तुम्हारे लिए दुआएं की, चीखें मार मार के रोई, लेकिन फिर इसने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि जुनैद और जूडिथ की जिंदगी भी संवार दी। अब्बास ने सिलसिला कलाम जारी रखा। इसमें हौसला था, इसलिए इसने ये सब किया। और तुम, दिल की बातें छुपाना तुम्हें आज भी आता है? अब्बास ने नरमी से उम्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब वही गलतियां मत दोहराना उमर, और इंसान के बच्चों की तरह तमीज़ और समझदारी से अगला कदम उठाना। हर फैसला सोच समझ कर लेना, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ अपनी नहीं, अलीज़े के दिल की भी जिम्मेदारी उठानी है। अब्बास की आंखों में गुस्सा, दुख और मायूसी सब एक साथ झलकने लगे। वो उम्र के सामने बैठ गया और थोड़ा झुककर सख्त लहजे में बोला, तुम इसके मैसेजेस पढ़ लो उमर, मगर जितना मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अब भी यही सोच रहे होगे कि अलीज़े ने बेवकूफ़ी की, कि वो कैसे अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे शख्स के पीछे ज़ाया कर सकती है जो इसके काबिल ही नहीं। अब्बास का लहजा तेज हो गया। और अब तुम बहाने ढूंढ रहे होगे कि इस बार उसकी मोहब्बत को कैसे ठुकराया जाए। क्या कह के इससे दूर जाओगे कि तुम माजूर हो चुके हो? इसलिए कि तुम्हारा खून बह गया, तुम उसके लायक नहीं रहे। इसके लहजे में तंज था। तुम्हें लगता है अलीज़े को तुमसे बेहतर कोई मिलना चाहिए, कोई ऐसा जो अपनी टांगों पर खड़ा हो, किसी भी लिहाज से तुमसे बेहतर। हर दफ तुम उसके खुलूस और इंतज़ार पर लानत भेजकर यू डिज़र्व बेटर जैसे अल्फाज कहकर इसे किसी और के साथ नहीं कैद कर सकते, खास तौर तब जब तुम जानते हो कि वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है। तुम खुद क्यों नहीं उसके लिए बेहतर बन जाते, खुद पे मेहनत क्यों नहीं करते? तुम बहुत बेवकूफ़ हो उमर। तुमने न अलीज़े के साथ गलत किया बल्कि अपने साथ भी जुल्म किया है। तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा जो अपनी सच्ची मोहब्बत को खुद अपने हाथों से किसी और को सौंप दे? फिर उसकी आवाज़ नरम हुई लेकिन ज्यादा गहरी। असल में तुम्हें डर था उमर, डर के वो तुम्हें खुद रिजेक्ट कर देगी। तुम्हें अलीज़े से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर तुम्हें यह खौफ लाहिक था कि वो तुम्हारे माजी की गलतियों को जानकर तुमसे उकता जाएगी और तुम इसका रिजेक्शन बर्दाश्त न कर पाते। इसलिए तुम खुद ही इससे दूर हो गए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि ये सब तुमने इसके लिए ही किया है। अब्बास ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, लेकिन उम्र, अब वही गलती दोबारा मत दोहराना। जिंदगी बार बार चांस नहीं देती। अब्बास उसके साथ इस हद तक तल्ख नहीं होना चाहता था, वो भी तब जब वो अभी अभी काम से बाहर निकला था, लेकिन वो जानता था उमर को इस वक्त रियलिटी चेक की सख्त ज़रूरत है ताकि वो अब खुद मेहनत करे अलीज़े के लिए और वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटी। ये सब इसके लिए मोटिवेशन का काम करता और अब्बास यही चाहता था। उमर खामोशी से सफ़ेद चेहरे के साथ इसे देखता रहा। अब्बास गलत तो नहीं कह रहा था, लेकिन उन बातों से इसका दिल दुखा था। इसने सिर्फ इतना कहा, अलीज़े कहाँ है? जब सबको बताया तो इसे क्यों नहीं बताया कि मैं जिंदा हूं? अब्बास ने बात काटी ताकि वो अपनी जिंदगी पर तवज्जो दे सके और इस इंसान को भूल जाए जिसने इसे बेदर्दी से ठुकराया था। लेकिन वो नादान कहती है कि उम्र से मुंह आन करने का हौसला इसमें नहीं है। उम्र की आंखें भीग गईं। वो अलीज़े से और उसके खुलूस से बेहद शर्मिंदा था। मैं इससे मिलना चाहता हूं, उमर ने भीगी मगर मध्यम आवाज में कहा। अब्बास ने अफसोस से कहा, यह फिलहाल मुमकिन नहीं है। वो लंदन शिफ्ट हो चुकी है और अपने आप को संभाल रही है।
लेकिन तुम चाहो तो मैं इसे फ़ोन पे इत्तला दे देता हूँ, लेकिन मुझे परेशानी ये है कि वो क्या रद्द-ए-अमल देगी और है भी वहाँ अकेली। वो अब खुद को कैसे संभालेगी? उमर ने कुछ सोच कर कहा। फिर ठीक है, फिलहाल इसे अभी कुछ ना बताना। वो कहीं कोई जज्बाती कदम ना उठा ले। बाकी सबको भी रोक देना ये बात अलीज़े को बताने से। अब्बास ने जवाब दिया, अभी सिर्फ ग्रैनी और तुम्हारी मम्मी को बताया है। और तुम्हारे पापा? वो तो ये सब शुरू से जानते थे। उमर ने कहा, मजीद किसी को ना पता चले। मैं इसे जानता हूँ और मैं खुद इसे सब सच बताना चाहता हूँ और इसे मुआफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे खुद से और हालात से लड़ना है, वापस अपने पैरों पर खड़ा होना है और खुद को एक अच्छा इंसान भी बनाना है, माजी की सारी गलतियों से तौबा करके। अब्बास मुस्करा दिया, यानी इस पे असर हुआ था। गुड, इसने सोचा। और फिर वो उम्र से उधर उधर की बातें करता रहा और फिर चला गया। वापस जाने से पहले इसने बताया कि कल वो इसकी मम्मी को और नानू को उनसे मिलवाने के लिए लाएगा। उम्र मुस्करा दिया, आंखों में एक चमक सी दर आई थी। वो वाकई अपनी माँ से मिलना चाहता था, इसे मोहब्बत थी अपनी माँ से, और वो अब मजीद उन्हें अवॉइड नहीं कर सकता था। वो ये जानता था। अब्बास जा चुका था और उम्र पछतावे की धुंध में डूबा रह गया। इसने अपना मोबाइल उठाया और अलीज़े के पैगामात पढ़ने शुरू किए। एक एक करके सब पढ़ता गया और उसका दिल मजीद डूबता रहा। ये जान कि अलीज़े को इसकी वजह से कितना सफ़र करना पड़ा, इससे अपने आप से नफ़रत महसूस हो, मगर इस बार वो खुद से भागना नहीं चाहता था। इसे खुद को बदलना था अलीज़े के लिए। वो खुद भी नहीं जानता था कि इसने कितने वक्त बाद दिल से नमाज पढ़ी थी, आंखों में आंसू लिए तौबा की थी, और फिर दिल से रब का शुक्र अदा किया कि इसे खुदा ने एक दूसरा मौका दिया। और जब दिल पलट जाए तो ज़िंदगी में हर चीज़ बदल जाती है। इस बार जब इसकी मम्मी इससे मिलने आए तो उमर ने खुद को पीछे ना हटाया। इसने उन्हें गिले लगाने दिया। बरसों बाद जैसे कोई बंद दरवाज़ा आखिरकार खिल गया हो। चेहरे पर वही संजीदगी थी, मगर आंखों में नमी और दिल में नरमी आ चुकी थी। वो खामोशी से उनकी हर बात सुनता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दिलासा देता रहा। इसे याद था होश खोने से पहले इसने उन्हें कितना मिस किया था, और आज वो उनसे मिल रहा था। वो उनसे मिलकर बहुत खुश था और पहली बार इसे उनकी बेलौस मोहब्बत और फिक्र से एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, जैसे बरसों की थकन किसी माँ की आगोश में उतर गई हो। मम्मी ने इसे रोज़ मिलने आने की ख्वाहिश की थी और उमर ने खुश दिल्ली से इजाज़त दे दी थी। फिर ग्रैनी भी आए। वो इसे देखते ही उसके गिले लग कर रो पड़े। उमर ने उन्हें संभाला, उनके लरसते हाथ थामे और उन्हें भी तसल्लियां देता रहा। काफ़ी देर बातें करते रहने के बाद इसने उनसे अलीज़े के बारे में पूछा। वो खामोश हो गई थीं, जैसे कहाँ से शुरुआत करें, और उन्होंने इसे सब बता दिया। इसके जाने से लेकर आज तक अलीज़े ने कैसे खुद को संभाला था और अब वो कहाँ थी, कैसी थी और क्या कर रही थी, सब कुछ। उमर बेबस था, वरना अभी के अभी अलीज़े के पास जा पहुंचता। इसे ये बेबसी निहायत बुरी लग रही थी। उमर अब वही शख्स बनना चाहता था जो अलीज़े के काबिल हो। आज शायद वो खुद को अलीज़े के काबिल बना रहा था। अपने माजी को दफना के अब एक सही इंसान बनने का वक्त आ चुका था। इसने पुलिस सर्विस से रिज़ाइन कर लिया, जैसे माजी की एक थका देने वाली कहानी को हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। इसने पुलिस की नौकरी से इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया कि वो हार गया था, बल्कि इसलिए दिया कि इसे आखिरकार अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ा था। उमर जानता था कि वो इस शोबे में सिर्फ जहांगीर को नीचा दुखाने आया था। इसने वर्दी को कभी दिल से इज्जत नहीं दी। शुरू में शायद मकसद कुछ और था, मगर वक्त गुजरने के साथ वो भी उन्हीं की तरह हो गया था। करप्शन, ताकत का गलत इस्तेमाल और अवाम के साथ वही बेहिसी जो वो कभी दूसरों में देखकर नफरत करता था। ये वर्दी इसे बदलने के बजाय इसका असल चेहरा दिखा गई थी। और जब मौत को करीब से देखने का मौका मिला तो उम्र को समझ आ गया कि असल गुनाह सिर्फ किसी को मारना नहीं होता, बल्कि जुल्म नज़रअंदाज करना भी इतना ही बड़ा जुर्म है। इसने वर्दी उतार दी, मगर इस बार शर्म से नहीं, शऊर से। ये इसका कफ़ारा था, पहला कदम अपनी इस्लाह की तरफ। इसका इलाज जारी था, मगर हर दिन अजियत से कम न था। वापस अपने कदमों पर खड़ा होने और पहले जैसी आवाज़ को वापस पाने में इसे 2 महीने लग गए। 2 तवील दर्द से भरे महीने। उमर जहांगीर की जिस्मानी बहाली का सफ़र एक मुजिज़े से कम न था। पहले इसका निचला धड़ मुकम्मल मफलूज था, बिस्तर से हिलना भी मुमकिन न था।
टंगों में जान नहीं थी और जिसमें ऐसा दर्द के सांस लेना भी बोझ लगता था। मगर उसके उंदराब एक चाह थी, जीने की और जल्द से जल्द अलीज़े के सामने अपने कदमों पर खड़ा होने की। तो ये तय था कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस इंसान में से कभी नहीं खत्म होते, इसका शुमार भी उन्हीं इंसानों में होता था। वजह बेशक नई थी लेकिन अंदाज वैसा ही, बस फर्क ये था कि इस बार वो हार नहीं मान रहा था, ना मानने वाला था। पहला महीना फिजियोथेरापी, दर्द और खामोश दुआओं में गुजरा। वो रोज़ सख्त वर्जिशें करता, हिम्मत जवाब देने लगती, मगर वो बर्दाश्त करता रहा। दुआओं में वो सिर्फ शिफा नहीं, मुआफ़ी भी मांगता रहा। अपने गुनाहों, बेहिसी और खोई हुई वफा की इसने पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया था। कामा से बाहर आने के दूसरे महीने तक इसकी हालत बेहतर होने लगी। वो वाकर फिर छड़ी और फिर बगैर सहारे चलने लगा। जिस्म के साथ दिल भी संभलने लगा। इस अरसे में इसने दोबारा दीनी किताबें उठाईं, इस्लाम का मुताला किया, कुरान को समझा और खुद को मुआफ़ करना सीखा। हर दिन वो खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा। उन 2 महीनों में उमर सिर्फ अपने पैरों पर ही नहीं, अपनी सच्चाई, अपनी रूह और अपनी इंसानियत पर भी खड़ा हो चुका था। वो उमर जो बिखर चुका था अब निखरने लगा था, मुकम्मल, मजबूत और जिंदा। 2 माह बाद उमर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही इसने अब्बास से अलीज़े का पता लिया और फौरन लंदन की फ़्लाइट पकड़ ली। अब वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई, उमर दीवाना वार एयरपोर्ट से बाहर निकला। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अलीज़े। टैक्सी पकड़ी और सीधा उसके अपार्टमेंट की तरफ भागा। इसने दरवाज़ा बजाया, सांसें तेज़ थीं, दिल धड़क रहा था। दरवाज़ा शायद इसकी नैनी ने खोला था। अलीज़े, सिकंदर का ये घर है। अलीज़े कहाँ है? उमर ने बेताबी से पूछा। नैनी ने नर्म लहजे में जवाब दिया, बेटा वो घर पर नहीं है, वो तो आर्ट गैलरी गई है। ये सुनकर उमर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अब और इंतज़ार, इसने दिल में सोचा। इतने महीनों के बाद आज जब वो एक पिल को तरस रहा था, तकदीर फिर आजमाइश में डाल रही थी। मगर नहीं, अब रुकना नहीं था। इसने फौरन गैलरी का पता लिया और बगैर वक्त ज़ाय किए वहां की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि आज का दिन सिर्फ अलीज़े का था, सिर्फ उन दोनों का। वो आर्ट गैलरी पहुंचा जहां अलीज़े की बहुत सी पेंटिंग्स डिस्प्ले पर लगी हुई थी। टैलेंटेड तो वो हमेशा से थी, लेकिन अब उनमें एक नया पुख्ता पिन, एक गहरी महारत झलक रही थी। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये प्योर इमोशंस का विजुअल एक्सप्रेशन था। हर रंग, हर स्ट्रोक, हर टेक्सचर जैसे कोई खामोश कहानी सुना रहा हो। उमर ने जैसे जैसे इन पेंटिंग्स को गौर से देखना शुरू किया, इसका दिल भरने लगा। कई पेंटिंग्स ऐसी थीं जिन्हें वो फौरन पहचान गया। ये कोई नॉर्मल बैकड्रॉप पेंटिंग्स नहीं, बल्कि लम्हे थे जो कभी इसके और अलीज़े के बीच गुजरे थे। उनकी शेयर्ड मेमोरीज थीं, उनके खास पिल जिन्हें वो दोनों ही दिल में संभाले हुए थे। उमर ठिठक गया। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं थीं, ये अलीज़े का लव लेटर था। उसके लिए बगैर अल्फाज के। वो कुछ पिल के लिए जैसे माजी में लूट गया था। हर तस्वीर, हर रंग, हर स्ट्रोक में अलीज़े की मोहब्बत, इसकी यादें, इसका दर्द और खामोशी छपी हुई थी। वो जान गया कि ये सब इसके लिए बनाई गई थीं, इसकी याद में। कम अज़ कम पहली नज़र में वो ये सब पहचान सकता था। उमर की आंखें नम हो गईं और दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। वो साकित बस तस्वीरों को तुक्के गया, जैसे इन्हें कुछ ढूंढ रहा हो। शायद खुद को, शायद अलीज़े को, जो वक्त के साथ अब कहीं खो चुके थे। उमर को लगा जैसे वो उन पेंटिंग्स के जरिए टेलीपोर्ट हो गया हो वापस अपने माजी में, उन हसीन यादों में जब सब कुछ सच्चा, खुशगवार और मुकम्मल महसूस होता था। ये आर्ट नहीं, ये एक इमोशनल टाइम मशीन थी जो उमर के दिल में हलचल मचा रही थी। इसका दिल आज वाकई पिघल गया था। इसे एहसास हुआ कि अलीज़े इसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है, और जो कुछ वो करने जा रहा था, इस पर इसे दिल से पछतावा होने लगा। वो हमेशा चाहता था कि अलीज़े एक कामयाब आर्टिस्ट बने। वो इसके आर्ट का पहला कदरदान था जो हर पेंटिंग खुशी से ले लेता था। वो अलीज़े का पहला फ़ैन था, इसके टैलेंट और पोटेंशियल पे यकीन रखने वाला। वो चाहता था कि वो एक दिन खुद अलीज़े की आर्ट एग्जीबिशन करवाए, और आज वो दिन आ चुका था। अलीज़े ने उमर की ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी, मगर उमर के बगैर। उमर का दिल चाहा कि वो वहाँ सारी तस्वीरें खरीद ले जो उन दोनों की यादों से जड़ी हुई थीं, मगर इन सब पर साफ लिखा था नॉट फॉर सेल। वो सिर्फ दुखाने के लिए थीं। शायद अलीज़े के दिल की तरह, जो किसी के लिए नहीं, बस एक ही इंसान के लिए महफूज था। फिर अचानक इसकी नज़र एक ख़ास तस्वीर पर रख गई।
इस पर भी नॉट फॉर सेल लिखा था। उमर होले से मुस्करा दिया। ये इसकी खुद की तस्वीर थी, उसके प्राइम की तस्वीर, जब वो एक सादा खुश मिजाज इंसान था। जिन दिनों इसकी और अलीज़े की दोस्ती शुरू हुई थी, तस्वीर में उम्र की वही मासूम मुस्कुराहट और जिंदगी से भरपूर चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उमर इसे देर तक देखता रहा, जैसे बरसों बाद खुद को पहचान रहा हो, वो भी अलीज़े की नज़र से। इसने आहिस्ता से वो तस्वीर आतार हाथों में ली और बस इसे तकते रहा, जैसे वो तस्वीर नहीं, इसका खोया हुआ वजूद हो। वो इसी काम में मसरूफ था जब इसे महसूस हुआ जैसे अलीज़े इसके बिल्कुल पीछे आ चुकी है, मगर वो पलट ना सका। दिल में अजीब सा बोझ था। इतने वक्त बाद, इतनी गलतियों के बाद, इसका दिल तोड़ने के बाद वो कैसे इसका सामना करे। आंखों में आंखें डाले तो कहाँ छुपाए वो सब दुख जो अब आंखों से छलकने को तैयार था। अलीज़े अब इसके बेहद करीब थी, वो इसे पेंटिंग वापस रखने का कह रही थी। उम्र के दिल ने धड़कना तेज कर दिया। इसकी पुश्त अभी भी अलीज़े की तरफ थी। इसने अलीज़े के वापस जाने के लिए पलटने से पहले ही इसकी पेंटिंग्स को प्रीज किया। दिस पीस इवोक्स प्योर नॉस्टैल्जिया, और इसे महसूस हो गया कि अलीज़े अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। अलीज़े ने इसे सिर्फ आवाज़ से पहचान लिया था, और उमर ने तो इसे तब ही पहचान लिया था जब वो चुपचाप उसके पीछे आकर रुक गई थी। उमर को इसे पहचानने के लिए इसकी आवाज़ सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हिम्मत जमा करके इसने पलटकर अलीज़े को देखा। अगर फासले इसने पैदा किए थे तो उन्हें ख़त्म करने का हौसला भी इससे ही दुखाना होगा। और फिर उमर ने बेइख्तियार आगे बढ़कर इसे अपने सीने से लगा लिया। वो इसके बालों पर थोड़ी रखे बेआवाज़ रो रहा था, जबकि अलीज़े जैसे पत्थर का बुत बनी साकित खड़ी थी।